अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है वो नर्वस सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। मदीहा सीलन की पीपीटी है और ये डव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की पीपीटी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल एबल टू define nervous system, briefly discuss organizations of the nervous system, describe the structure and functions of neurons and neuroglia, define nerves and its types. Identify the principal parts of the brain, for example, hindbrain, the midbrain, and forebrain, and describe the three meninges covering the spinal and spinal cord. Identify the ventricles of the brains. Briefly explain the formation, circulation, reabsorption, and functions of cerebrospinal fluid. Describe the structure of cerebrum in its term of lobes, silky and geary functional areas. Discuss the structure and functions of brainstem, midbrain, pons, and medulla oblongata, cerebellum. Discuss the general and gross sections, structures of the spinal cord. Describe reflex or discuss the distributions of the spinal nerves and the spinal plexus. Discuss the cranial nerves and term of central connection, peripheral connection, function, define autonomic nervous system. Discuss the sympathetic and parasympathetic nervous system. तो फ्रेंड्स, आज जो है हम कोशिश करेंगे कि हम वेंट्रिकल्स तक जो है इस वीडियो में कवर करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके दो पार्ट बनेंगे, ये पार्ट 1 है, इसको हम तकरीबन वेंट्रिकल तक रख लेते हैं और इसके बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो तो हमने रीड कर ली, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम से। द नर्वस सिस्टम इज़ एन इंट्रिकेट हाईली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड इवन मोर न्यूरोग्लिया। हमारे पास हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड जो है वो एक सिस्टम है, एक गुच्छानुमा एक सिस्टम है जिसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन मौजूद होते हैं और न्यूरॉन से भी ज़्यादा न्यूरोग्लिया इसमें मौजूद होते हैं। द स्ट्रक्चर्स दैट मेक अप द नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन, क्रेनियल नर्व्स एंड देयर ब्रांचेस, गैंग्लिया, एंटेरिक प्लेक्सिस एंड सेंसरी रिसेप्टर। ये हमारे पास ये चीज़ें हमारे ब्रेन का जो है वो स्ट्रक्चर बना रही होती है। मतलब कि हमारे नर्वस सिस्टम में जो चीज़ें मौजूद होती है, ये जो सिस्टम मौजूद होता है वो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रेन, क्रेनियल नर्व्स इसमें मौजूद होती है और मुख्तलिफ इसकी ब्रांचेस, गैंग्लिया और एंटेरिक प्लेक्सिस मौजूद होती है और सेंसरी रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ये मिल के हमारे पास क्या बनाती है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो बना रही होती है। द skull encloses the brain which contain about 100 billion neuron। हाँ, हमारे स्कल के अंदर जो है वो ब्रेन मौजूद होता है जिसमें हमारे पास 100 बिलियंस न्यूरॉन मौजूद होते हैं या 1 ट्रिलियन न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। 12 पेयर राइट एंड लेफ्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, नंबर 1 to 1 थ्रोक 12। हमारे पास हमारे ब्रेन में जो है वो 12 पेयर मौजूद होते हैं। किस चीज़ के? क्रेनियल नर्व के 12 पेयर मौजूद होते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड पर मौजूद होते हैं। A nerve is a bundle of 100 to 1000 of axial plexus, associated connective tissues and blood vessels that lie outside the brain and spinal cord। नर्व, हमारे पास एक नर्व जो है उसमें बंडल ऑफ जो है वो एक्सोन होते हैं जिसमें हंड्रेड से 1000 एक्सोन मौजूद होते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और इसके साथ साथ एक नर्व के हवाले से बात हो रही है कि इसके साथ साथ इसके ये जो है वो कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं और इसमें ब्लड वेसल भी जो है मौजूद होते हैं। ये हमारे पास हमारे आउटसाइड जो है हमारी पूरी बॉडी में आउटसाइड द ब्रेन जो है मौजूद होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा। मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से आउटसाइड जितने भी हो हमारे पास नर्व होती है उसमें क्या मौजूद होती है, 100 से 1000 एक्सोन एक नर्व में मौजूद होते हैं और इसके साथ कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है और उसमें ही ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। ये चीज़ें मिलकर क्या बना रही होती है, एक नर्व बना रही होती है। आगे देखते हैं। हमारे ब्रेन के हवाले से दिया है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाती है, दूसरा हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्रेनियल नर्व्स जो हमने बात की 12 क्रेनियल नर्व होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, गैंग्लिया मौजूद होता है और स्पाइनल नर्व्स। ये चीज़ें मिल के हमारे पास क्या बना रही होती है, स्पाइनल नर्वस सिस्टम हमारे पास बना रही होती है।
अगर हम इसके नर्वस सिस्टम के फंक्शन के हवाले से बात करें तो हम स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे थे, अब हम फंक्शन के हवाले से बात करते हैं। द नर्वस सिस्टम कैरी आउट अ कम्प्लेक्स अराय ऑफ टास्क। नर्वस सिस्टम का सबसे पहले हमारे पास काम क्या होता है कि जो भी सिग्नल इसको और कितना ही कॉम्प्लेक्स सिग्नल वगैरह जो भी टास्क इसको मिले ये उसको कैरी कर लेता है। इट अलाउस टू सेंस various smells, produce speech, and remember past event. In addition, it provides signals that control body movement and regulate the operations of internal organ. और ये इन चीज़ों और ये अलाउ कर रही होती है हमारे मुख्तलिफ सेंसेस वगैरह को अलाउ कर रही होती है। जैसे कि हमारे पास स्मेल का सेंस आ जाता है कि ये स्मेल को जो है वो वेरी करती है, अलाउ करती है, और ये प्रोड्यूस करती है हमारे स्पीच को, हमारे बोल चाल को जो है ये भी प्रोड्यूस करती है। और हमारे जो पास्ट इवेंट हमारे पास हमारे जो याददाश्त होती है उसको भी ये रिमेंबर करती है। और इन एडिशन अगर हम एडिशन इसमें बात करें तो ये हमारे पूरी बॉडी की मूवमेंट जो भी कंट्रोल हो रही होती है इसके सिग्नल्स को भी ये प्रोवाइड कर रही होती है। जो भी सिग्नल वगैरह बॉडी की मूवमेंट वगैरह कहीं से भी मिले कि बॉडी की मूवमेंट जो है वो दरकार होती है या ज़रूरी होती है तो इसकी मूवमेंट भी हमारे पास आती है और यही रेगुलेट कर रही होती है। और हमारे इंटरनल ऑर्गन को जो भी रिक्वायरमेंट मतलब ये चाहिए होती है वो भी ये प्रोवाइड करती है। मतलब कि इंटरनल ऑर्गन के अगर फॉर एग्जांपल हम हार्ट के हवाले से बात करें कि कितनी ज़ोर से धड़कना चाहिए या किस स्पीड से होना चाहिए तो ये सब कुछ इसके कंट्रोल में होता है, यही कंट्रोल कर रहा होता है। या इसके अलावा अगर हम किसी ग्लैंड वगैरह से ग्लैंड के हवाले से बात करें तो ये ग्लैंड को जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो इंटरनल टेम्परेचर मौजूद रिक्वायर होती है, वो सारी चीज़ें इंटरनल ऑर्गन को यही रेगुलेट कर रही होती है और ऑपरेट कर रही होती है हमारे पास नर्वस सिस्टम। दिस डाइवर्स एक्टिविटीज़ कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 बेसिक फंक्शन। इस एक्टिविटी को जो है एक ग्रुप में बनाया गया है और इसके कौन कौन सी चीज़ें वो इसमें मौजूद होती है, ये बेसिक 3 चीज़ें इसमें मौजूद होती है इसे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। हमारे पास सबसे पहले सेंसरी कि कोई भी सिग्नल वगैरह आएगा तो उसके पास सबसे पहले सब सेंस कर रहा होगा, फिर इंटीग्रेट उसके हवाले से ये जो भी ये फंक्शन वगैरह परफॉर्म करेगा उसके हवाले से सोचेगा, ऑर्डर देगा, और ये मोटर नर्व हमारे पास होती है उसको ऑर्डर देगा और वो काम जो है वो परफॉर्म करेगी। मतलब हमारे पास 3 ये बेसिक जो है वो एक्टिविटीज़ होती है जो इस फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है, सेंसरी, इंटीग्रेटिव, और लास्ट में हमारे पास मोटर आ जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम कि इसके हवाले से क्या मतलब कि इसमें क्या क्या ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। द 2 मेन एंड सब डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम आर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें इसको डिवाइड किया गया है 2 सब डिवीजन में। सबसे पहले हमारे पास एक में आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एक आ जाता है, मतलब कि CNS, जैसे कि हमने बात की थी CNS हमारे पास एक आ जाता है विच कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जिसमें हमारे पास स्पाइनल कोड और ब्रेन मौजूद होता है। और इसके अलावा हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम PNS भी कहते हैं, विच इंक्लूड ऑल नर्वस टिश्यूज़ आउटसाइड द CNS। मतलब कि CNS के अलावा हमारे बॉडी में जितने भी नर्व टिश्यू मौजूद होते हैं वो हमारे पास किस चीज़ में मौजूद होते हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। और ये CNS और PNS मिल के हमारे पास क्या बना रही होती है, ये नर्वस सिस्टम जो है वो बना रही होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूरॉन के हवाले से। न्यूरॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, एक न्यूरॉन है। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी का बेसिक यूनिट जैसे एक सिंपल सेल होता है, इसी तरह हमारे नर्वस सिस्टम पे भी एक बेसिक यूनिट है जो हमारे पास क्या होता है, न्यूरॉन होता है। माइक्रोस्कोपिक नर्व सेल्स डेट मेक अप द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। माइक्रोस्कोपिक नर्व सेल जो है वो क्या बना रही होती है, उनसे ये ब्रेन बना होता है, स्पाइनल कॉर्ड बना होता है, और नर्व्स जितने भी नर्व्स हमारे पास हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं इससे बने होते हैं। ये नर्व सेल्स जो है वो माइक्रोस्कोप मतलब काफ़ी छोटे माइक्रोस्कोपिक नर्व सेल से मिलकर हमारे पास ब्रेन बना रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो है वो बना रही होती है। न्यूरॉन्स नर्व सेल possess electrical excitability, the ability to respond to a stimulus and convert it into an action potential। हमारे पास जो हमारे नर्व के हवाले से, न्यूरॉन के हवाले से बात हो रही है कि जो हमारे पास नर्व सेल्स में मौजूद होते हैं ये क्या इलेक्ट्रिकल जो है एक्साइटेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। मतलब कि न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रिकली जो है वो एक्साइट कर रही होती है। किस चीज़ के हवाले से, इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये किसी भी स्टिमुलस के हवाले से रिस्पॉन्स करे और उसको कन्वर्ट करे एक्शन पोटेंशियल में। मतलब कि किसी भी एक काम के हवाले से जो भी एक्शन पोटेंशियल परफॉर्म हो रहा होगा वो ये परफॉर्म करेगा। न्यूरल एक्टिविटी में बी प्रोवोक्ड बाय मैकेनिकल
स्टिमुलाई, थर्मल स्टिमुलाई और केमिकल स्टिमुलाई। मतलब कि ये हमारे पास जो भी एक्टिविटी, न्यूरॉन की जो भी एक्टिविटी ये होती है वो किस चीज़ पर बेस्ड होती है, मैकेनिकल स्टिमुलस पर। और जो भी मैकेनिकल इसको स्टिमुलाई मिलेगी, थर्मल स्टिमुलाई होगी या केमिकल स्टिमुलाई होगी, तो ये उसके हवाले से एक्टिवेट होगी या एक्टिव हो जाती है, उसके ऊपर बेस कर रही होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूरॉन्स के। ये एक शॉर्ट सा जो है वो डायग्राम दिया है, जिसमें हमारे पास सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो मैं बता देता हूँ। हमारे पास डेंड्राइट्स, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सिग्नल जो है आगे से कैच कर रही होती है। सेल बॉडी हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है और एक्सॉन, और लास्ट में हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल। बाकी चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एक न्यूरॉन्स में, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके हम फंक्शन के हवाले से भी देखेंगे। और ये हमारे पास माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड शीट वगैरह होती है, लेकिन ये माइलिनेटेड शीट है तो इसलिए इसको माइलिनेटेड शीट के हवाले से दिया है। और इसके अंदर जो माइलिनेटेड शीट के हवाले से अंदर जो एक सेल होता है, इसको हम शॉन सेल कहते हैं। और इन दोनों सेल्स के बीच में जो गैप होता है, ये जहाँ पर ये बाइंड हो रहे थे, जुड़ रहे होते हैं, इसको हम नोड ऑफ रेनवर कहते हैं। और इस न्यूरॉन के हेड पर जो है डेंड्राइट्स के साथ जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है, क्योंकि जो इसको ऑर्डर दे रहा होता है, जो भी कंट्रोल कर रहा होता है, वो हमारे पास न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ न्यूरॉन। सेल बॉडी हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया, डेंड्राइट्स इसमें आ जाते हैं और एक्सॉन इसमें मौजूद होता है। पार्ट ऑफ न्यूरॉन के हवाले से हम इसके फंक्शन के हवाले से हम देख लेते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी हमारे पास क्या परफॉर्म कर रहे थे, कंटेन अ न्यूक्लियस सराउंड बाय साइटोप्लाज्म डेट इंक्लूड typically cellular organelles such as lysosome, mitochondria and a Golgi complex। सेल बॉडी में हमारे पास क्या मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो है हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, या न्यूक्लियस के सराउंड, ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के सराउंड जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है सेल बॉडी में। और इसके अंदर सब जो है वो माइन्यूट से ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जो कि सेल की रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब कि सेल के ऑर्गन्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास दिया है कि लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज़ भी कह सकते हैं, या गोल्जी कम्प्लेक्स इसमें मौजूद होता है। डेंड्राइट्स के हवाले से बात करें तो लिटरेटरी इनपुट पोर्शंस ऑफ न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन का जो है इनपुट पोर्शन है, और ये एक छोटा सा दरख्त नुमा होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया। जो भी सिग्नल वगैरह और आते हैं वो यही डिटेक्ट कर रही होती है दूसरे न्यूरॉन से। एक्सॉन के हवाले से बात करें तो एक्सॉन प्रोपेगेट नर्व इम्पल्स टूवर्ड अनदर न्यूरॉन। जो है ये नर्व इम्पल्स जो भी डेंड्राइट्स ने लिया है वो एक्सॉन को देगा, और एक्सॉन जो है दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट कराएगा। ट्रांसमिट का जो भी काम परफॉर्म हो रहा होता है वो एक्सॉन के थ्रू दूसरे सेल तक पहुंचता है। एक्सॉन का ये काम होता है कि मतलब कि जो भी सिग्नल इसको मिला डेंड्राइट्स के थ्रू, वो इसने लिया, एक्सॉन ने लिया, और एक्सॉन आगे जो है वो दूसरे डेंड्राइट्स को कवर कर रहा होगा या सेंड कर रहा होगा या ब्रेन की तरफ, और इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। न्यूरोग्लिया के हवाले से देख लेते हैं। न्यूरोग्लिया मेक अप अबाउट हाफ द वॉल्यूम ऑफ द CNS। न्यूरोग्लिया जो है CNS का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हाफ, मतलब कि आधा जो है वो वॉल्यूम होता है। न्यूरोग्लिया प्रोवाइड्स फिजिकल सपोर्ट फॉर न्यूरल टिश्यू। ये न्यूरल टिश्यूज़ को जो है उसको फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। मेंटेन केमिकल कंपोजिशंस ऑफ टिश्यू फ्लूइड, और इस सेल्स के अंदर जो है या इस टिश्यूज़ के अंदर जो भी केमिकली कंपोजिशन हो रही होती है उसको भी ये मेंटेन कर रहा होता है। और डिफेंड टिश्यूज़ फ्रॉम इन्फेक्शन, और ये टिश्यूज़ को जो है इन्फेक्शन से भी डिफेंड कर रहा होता है, बचा रहा होता है। न्यूरोग्लिया के हम आगे देख लेते हैं। जनरली न्यूरोग्लिया आर स्मॉलर देन न्यूरॉन एंड दे आर 5 to 50 टाइम्स मोर न्यूमेरियस। जनरली अगर हम बात करें तो न्यूरॉन से न्यूरोग्लिया काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो छोटे होते हैं। और ये अगर हम क्वांटिटी के हवाले से बात करें तो जहाँ पर एक न्यूरॉन होता है तो वहाँ पर 5 से 50 जो है वो सेल्स किस चीज़ के होंगे, वो न्यूरोग्लिया के होंगे। मतलब कि न्यूरॉन इसके मुकाबले में इतना बड़ा है, और न्यूरोग्लिया इसके मुकाबले में, न्यूरॉन के मुकाबले में इतना छोटा है कि ये 5 to 50 टाइम्स जो है और ज़्यादा भी होते हैं। मतलब कि 5 से 50 टाइम जो है वो ज़्यादा भी इससे होते हैं न्यूरॉन से। In contrast to neuron, glia do not generate or propagate action potential, and they can multiply and divide in the mature nerve system। अगर हम न्यूरॉन के कॉन्ट्रास्ट को अपोजिट के हवाले से न्यूरॉन के अपोजिट देखें, न्यूरोग्लिया जो है वो कोई भी सिग्नल वगैरह जो है वो जनरेट नहीं कर रही होती है, और ना ही ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। लेकिन ये नर्व सेल्स के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकती है मेचोरेशन की तरह, मतलब कि मेच्योर हो सकती है इसके हवाले से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
न्यूरोग्लिया की डायग्राम दी है, मतलब कि ये एक न्यूरॉन है, और मतलब न्यूरॉन जो है वो कितना बड़ा है। और अगर हम ये माइन्यूट से जो डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं पूरे इस पिक्चर में, ये हमारे पास न्यूरोग्लिया होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि न्यूरोग्लिया जो है वो कितने छोटे होते हैं न्यूरॉन के मुकाबले में। नेक्स्ट देख लेते हैं नर्वस सिस्टम। ये कंप्लीट चार्ट सा दिया है नर्वस सिस्टम के हवाले से। नर्वस सिस्टम हमारे पास दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होती है, और ये खुद मुख्तार होती है, ख़ुद से जो है वो कोई भी डिसीजन वगैरह ले सकती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हवाले से हम अगर बात करें तो इसमें हमारे पास ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम हवाले से बात करें तो इसमें क्रेनियल नर्व्स आ जाती है, जो कि 12 हमने बात की। और स्पाइनल नर्व्स जितनी भी होती है, मतलब कि जितनी भी स्पाइनल नर्व्स से निकल रही होती है वो सारी इसमें मौजूद होती है, आ जाती है। और अगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हवाले से बात करें तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है या सिस्टम आ जाती है, जिसमें हम लास्ट में जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके हवाले से बात करेंगे। अगर क्रेनियल नर्व्स के हवाले से बात करें तो क्रेनियल नर्व्स में हमारे पास 3 किस्म की नर्व होती है। सेंसरी नर्व होती है, मोटर नर्व होती है, और थर्ड जो हमारे पास होती है वो मिक्स नर्व होती है। सेंसरी नर्व में हमारे पास सब सेंसरी नर्व 1 जो है नर्व 1, नर्व 2 और नर्व 8 आ जाती है। और अगर मोटर नर्व के हवाले से बात करें तो नर्व 3, नर्व 4, नर्व 6, नर्व 11 और नर्व 12 हमारे पास आ जाती है, मतलब कि 3, 4, 6, 11 और 12। और अगर हम मिक्स नर्व के हवाले से बात करें तो नर्व हमारे पास 5, नर्व 7 और नर्व 9 और 10 हमारे पास इसमें आ जाती है। ये कंप्लीट चार्ट जो है वो आपको रटी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्रेनियल नर्व के हवाले से। 12 पेयर जो हमने अभी बात की और जिसके हमने कम्पोजिशन लेवल के नंबरिंग वगैरह देखी, रोमन नंबर जो हमने देखे। द 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर सो नेम्ड बिकॉज दे पास थ्रू वेरियस फोरामिना इन द बोन्स ऑफ द क्रेनियम। ये जो है हमारे क्रेनियम में मुख्तलिफ फोरामिना से गुजरते हुए मतलब कि गुजरती है, जिसकी बेस पर इसको नाम दिया गया है। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स हमारे पास कहाँ पर होती है? स्पाइनल नर्व्स हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होती है। दे आर पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये हमारे पास किस चीज़ की मतलब कि पार्ट होता है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट होता है। ईच क्रेनियल नर्व हैज बोथ अ नंबर डिजिग्नेटेड बाय अ रोमन न्यूमेरल एंड नेम। द नंबर indicate the order from anterior to posterior in which the nerves arise from the brain। इसके जो नंबरिंग वगैरह के हवाले से बात हो रही है कि जो हमारे पास क्रेनियल नर्व होती है उसको नंबर से या रोमन नंबर से डिज़ाइन किया गया है और इसको नाम दिया गया है इसके नंबरिंग के हवाले से एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ। जब हम एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ आते हैं तो उस हिसाब से इसको जो है वो नाम दिया गया है, जो कि हमारे पास हमारे ब्रेन में जो है वो मौजूद होती है। विच द नर्व राइज फ्रॉम द ब्रेन, जो हमारे ब्रेन से जो है वो राइज हो रही होती है, निकल रही होती है। ये उसके नंबरिंग दी है जो एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ, जो हमने बात की कि एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ आ रही होती है, और इसको इसी तरह डिज़ाइन किया है कि एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ से इसको रोमन नंबरिंग से डिज़ाइन किया है और नाम से दिया गया है। क्रेनियल नर्व के हम नंबरिंग के हवाले से देखें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व के हम इसके फंक्शन वगैरह भी नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद है, वो भी देखेंगे। ओल्फैक्टरी नर्व 1 होती है, फिर हमारे पास ऑप्टिक नर्व आ जाती है, ओक्यूलोमोटर आ जाती है, फोर्थ हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व आ जाती है, और फिफ्थ जो है वो ट्राइजेमिनल, और 6 जो है एब्ड्यूसेंस, और 7 की अगर हम बात करें फेशियल। 8 के हवाले से बात करें तो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, और अगर हम 9 के हवाले से बात करें ग्लोसोफेरेंजियल, और 10 के हवाले से बात करें तो वेगस आ जाती है, और 11 हमारे पास बैक की तरफ आ रही है जो है एक्सेसरी, हमारे पास एक केसरी भी कह सकते हैं, एसेसरी कह सकते हैं, और 12 हमारे पास इसके बीच में वेस्टिब्यूलो कोक्लियर और एसेसरी के बीच में मौजूद होती है, जिसको हम हाइपोग्लोसल कह सकते हैं। और ये हमारे पास लास्ट 12 नर्व, और 12th नंबर पर जो नर्व होती है वो ये मौजूद होती है। नेक्स्ट हम इसके हवाले से देख लेंगे कि इसके नाम के हवाले से तो हमने नाम सारे देख लिए, नंबरिंग भी देख लिए, हम इसके नर्व के टाइप्स हम देख लेते हैं, और फंक्शन के हवाले से देख लेते हैं। जो हमारे पास ओल्फैक्टरी नर्व होती है वो कौन सी टाइप की होती है? हमारे पास सेंसरी नर्व होती है, क्योंकि ये जो भी काम परफॉर्म कर रही होती है वो ये सेंस के हवाले से हो रही होती है, और ये स्मेल को डिटेक्ट कर रही होती है या सेंस कर रही होती है। ऑप्टिक की अगर हम बात करें तो नर्व टाइप जो है वो ये भी सेंसरी है, और इसका फंक्शन के हवाले से बात करें तो ये विजन, इसका काम जो है वो विजन का है। और क्यूलोमोटर के हवाले से बात करें तो ये मोटर नर्व है। ये मोटर नर्व ऐसी नर्व भी हम कह सकते हैं जो कि मूवमेंट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प कर रही होती है। मोस्ट आई मूवमेंट इसमें अगर हम फंक्शन के हवाले से बात करें तो ये मूवमेंट जो है
आई के जितने भी मूवमेंट वगैरह हैं ज़्यादातर ये कंट्रोल कर रही होती है। ट्रोक्लियर नर्व के हवाले से बात करें तो ये भी मोटर नर्व है, और आई जो मूव्स आई मतलब कि हमारे आंखों को मूव जो है वो यही कराती है। ट्राइजेमिनल बहुत होती है फेस सेंसेशन और मेस्टिकेशन के हवाले से काम कर रहा होता है। एब्ड्यूसेंस मोटर नर्व होती है। एब्डक्ट द आई फेशियल बहुत होती है फेशियल एक्सप्रेशन टेस्ट के हवाले से। वेस्टिब्यूलो कोक्लियर ये हमारे पास जो है वो सेंसरी होती है, हेयरिंग और बैलेंस का काम परफॉर्म कर रही होती है। ग्लोसोफेरेंजियल बहुत होती है, ये भी दो मतलब कि सेंसरी और मोटर दोनों है। टेस्ट और गेग रिफ्लेक्स के हवाले से काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। और वेगस के अगर हम बात करें तो ये भी बहुत है, गेग रिफ्लेक्स और पैरासिम्पैथेटिक इन्वर्शंस और पैरासिम्पैथेटिक इन्वर्शन जो है वो इसका फंक्शन है। एसेसरी की अगर हम बात करें, एक्सेसरी या एसेसरी की अगर हम बात करें तो ये मोटर होती है, ये शोल्डर शरक जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। ग्लोसल मोटर जो है ये हमारे पास अगर नर्व टाइप के हवाले हम बात करें तो ये मोटर है, और अगर हम फंक्शन के हवाले से बात करें तो ये स्वॉल्विंग और स्पीच में जो है वो हेल्प कर रही होती है या काम परफॉर्म कर रही होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पाइनल नर्व्स के हवाले से। स्पाइनल नर्व्स जो हमारे पास, ये तो हमने क्रेनियल नर्व्स पढ़े, हम जो है वो स्पाइनल नर्व देख लेते हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। स्पाइनल नर्व्स एंड द नर्व्स दैट ब्रांच फ्रॉम देम आर पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ब्रांच है। और स्पाइनल नर्व जो है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होती है। They connect the CNS to sensory receptor muscles and ganglia in all part of the body। और ये CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसको कनेक्ट कर रही होती है किस चीज़ के साथ, हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर के साथ, मसल्स के साथ, ग्लैंड, और हमारे पास जितने भी हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं ये इसके साथ कनेक्ट हो रही होती है। द 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर नेम्ड एंड number according to the region and level of the vertebral column from which they emerge। जो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है उसको इसी तरह जैसे पिछले क्रेनियल के हवाले से बात करें कि उसको नंबरिंग दी है, नाम दिया है उसके रीजन के हवाले से, उसकी जगह के हवाले से, और उसके वर्टिब्रल कॉलम में जो है वो कहाँ पर मौजूद होती है, क्या लेवल है उसके हवाले से, और यह कहाँ किसके साथ जो है वो फ्यूज़ हो रही है, किसके सामने आ रही है, किसके बैक पर आ रही है, तो उसके साथ जो है इसके हिसाब से इसको नंबरिंग वगैरह दिया गया है और नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्पाइनल नर्व्स के हवाले से कि स्पाइनल नर्व हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद होती है इसके हवाले से दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास अगर हम ब्रेन के हवाले से करें तो ब्रेन इसके साथ जो है वो कनेक्ट कर रही होती है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है, और स्पाइनल नर्व्स टू आर्म ये हमारे पास जो आ रही है ये स्पाइनल नर्व्स होती है जो हमारे हाथ की तरफ आ रही होती है। स्पाइनल नर्व्स टू ट्रंक, और ये हमारे पास ट्रंक की तरफ स्पाइनल नर्व्स आ रही होती है, और स्पाइनल नर्व्स टू लेग, और ये हमारे पास लेग की तरफ जा रही होती है। इसमें हम देख लेते हैं नर्व्स के हवाले से। क्रेनियल नर्व्स जो है हमारे पास 8 पेयर मौजूद होते हैं। थोरेसिक नर्व के अगर हम बात करें 12 पेयर होते हैं, और अगर लंबर नर्व के हवाले से बात करें 5 पेयर होते हैं, और सेक्रल नर्व्स के हवाले से बात करें तो 5 नर्व होते हैं, और कोकिजियल नर्व्स के अगर हम हवाले से बात करें तो 1 पेयर इसमें मौजूद होता है। ये इसकी नंबरिंग वगैरह दी है कि किस चीज़ को ये कंट्रोल कर रही होती है। सर्वाइकल के नर्व की अगर हम बात करें तो C2 अगर हम बात करें हेड एंड नेक को कंट्रोल कर रही होती है। C3 हमारे पास डायफ्राम, इस तरह डेल्टॉइड बाइसेप्स, बाइसेप दोनों बाइसेप लेफ्ट एंड राइट जो है वो रेस्ट एक्सटेंडर्स, ट्राइसेप, हेड, ये हमारे पास क्रेनियल नर्व जो है इसको कंट्रोल कर रही होती है। और अगर हम थोरेसिक के हवाले से बात करें तो चेस्ट मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स को के अंदर जो भी काम वगैरह परफॉर्म होता है या जो भी को मसल की मूवमेंट वगैरह हो रही थी वो ये कंट्रोल कर रही होती है। अगर हम लंबर के हवाले से बात करें तो ये लेग मसल को जो है उसको मूवमेंट जो है ये हेल्प कर रही होती है या उसको कंट्रोल कर रही होती है। और अगर हम सेक्रल नर्व्स के हवाले से बात करें तो बॉल और ब्लैडर को और या सेक्सुअल फंक्शन जो भी हो रहा होता है उसको ये कंट्रोल कर रही होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स को हम ज़रा जल्दी से सिर्फ रीड कर लेते हैं कि हमारे पास स्पाइनल नर्व C1 में क्या क्या आ जाती है, और कॉमन वार्निंग साइन इसकी क्या हो सकते हैं कि क्या ख़राबी वगैरह आ जाती है। कॉमन वार्निंग जो आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस नर्व में जो है वो कोई ख़राबी आ गई है या कोई प्रॉब्लम वगैरह चल रही है। तो C1 के अगर हम हवाले से बात करें तो ब्लड को जो है वो ब्लड सप्लाई टू हेड, pituitary gland, scalp, bones of the face, brain, inner ear and middle ear। ये इन जगहों को जो है वो मतलब कि कंट्रोल कर रही होती है या नर्व सप्लाई कर रही होती है C1। और अगर हम कॉमन वार्निंग साइन देखें तो हेडेक, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर्स, माइग्रेन्स और क्रॉनिक फैटिग और डाइजनेस हो सकती है। तो ये आप सारे रीड कर लीजिएगा, इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसकी वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको रीड कर लीजिएगा, और इस चीज़ों का अगर थोड़ा बहुत गिन सकते हैं, याद कर सकते हैं तो इसको याद कर लें।
तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ब्रेन के हवाले से देखते हैं। ब्रेन कंट्रीब्यूट टू होमियोस्टेसिस बाय रिसीविंग सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेटिंग न्यू एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, मेकिंग डिसीजन एंड कॉजिंग मोटर एक्टिविटीज़। ब्रेन के फंक्शन के यूँ समझ लें कि ब्रेन के फंक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि ये किस चीज़ को जो है वो होमियोस्टेसिस हो रही होती है। सेंसरी इनपुट जो भी इसको रिसीव हो रहा होता है उसको होमियोस्टेसिस कर दिया। इंटीग्रेटिंग न्यू और स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो भी इसके साथ न्यू इन्फॉर्मेशन होती है या स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है इसको यूज़ कर रही होती है और ये डिसीजन जो है वो ले रही होती है। और इसके जो भी मोटर मतलब कि एक्टिविटीज़ हो रही हो उसकी वजह से ये खुद ब खुद जो है डिसीजन वो है लेती है। द एडल्ट ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर पार्ट। हमारे एडल्ट मेन के अगर हम सवाल से बात करें, फीमेल के हवाले से बात करें तो ये 4 हिस्सों पे डिवाइड हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, डाइनसेफेलम एंड सेरिब्रम। ये हमारे पास 4 पार्ट होते हैं, ये ब्रेन के, ये आपको याद होने चाहिए। हिंड ब्रेन के हवाले से बात कर लेते हैं। द हिंड ब्रेन इज़ लोकेटेड एट द लोअर बैक part of the brain and include most of the brain stem, contain the medulla and pons and the cerebrum। medulla oblongata जिसमें और pons की अगर हम हवाले से बात करें या इसके अलावा इसमें ब्रेन स्टेम भी मौजूद होता है। द हेड ब्रेन, अगर हम हेड ब्रेन की बात करें कि इसकी लोकेशन के हवाले से बात करें तो ब्रेन के बैक साइड पर ये मौजूद होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही होती है, ब्रेन स्टेम वगैरह आ रहा होता है और इसमें सेरिबेलम जो है वो आ रहा होता है हाइंड ब्रेन में। Or the hindbrain chief role is in coordinating the vital function of our body such as breathing and heart rate। और हम ये हिंड ब्रेन जो हमारे पास ये किस चीज़ को कोऑर्डिनेट कर रही होती है, ये हमारे वाइटल फंक्शन, हमारे बॉडी में जो भी वाइटल फंक्शन, इसमें फॉर एग्जांपल दिया है कि हमारे बॉडी में जो भी वाइटल फंक्शन हो रहे होते हैं इसको ये कंट्रोल कर रही होती है, जैसे कि ब्रीथिंग और हार्ट रेट का इसके एग्जाम्पल दिया है। नीचे हम देख लेते हैं देयरफॉर द हिंड ब्रेन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल। और हैंड ब्रेन जो हमारे पास होता है ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी वजह से हमारे वाइटल फंक्शन कंट्रोल है। अगर हम वाइटल फंक्शन हमारे कंट्रोल करने वाला कोई ना हो तो हमारी डेथ हो जाती है। मिड ब्रेन क्या से बात कर लेते हैं। द मिड ब्रेन और मेसेनसेफेलन एक्सटेंड फ्रॉम द पोन्स टू द डाइनसेफेलन एंड इट्स अबाउट 2.5 सेंटीमीटर 1 इनका मतलब है ये इंच के 1 इंच दिया है लॉन्ग का कि ये 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच लॉन्ग होता है और ये एक्सटेंड कर रहा होता है पोन्स और डाइनसेफेलन के ऊपर। और इसका दूसरा नाम ये जो हमारे पास मेसेनसेफेलन जो दिया है ये मिड ब्रेन का जो है वो दूसरा नाम है, ये आपको याद होना चाहिए। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट अ पेयर ऑफ अ ट्रैक्ट कॉल्ड सेरिब्रल पेडंकल्स। और हमारे इंटीरियर पार्ट के हवाले, अगर हम मिड ब्रेन के इंटीरियर पार्ट के हवाले से बात करें तो ये किस चीज़ पर कंसिस्ट कर रहा होता है, ये एक पेयर ऑफ ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है, मौजूद मुश्तमिल होता है, जिसको हम सेरिब्रल पेडंकल्स भी कहते हैं। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन कॉल्ड द टेक्टम। और जिसके पोस्टीरियर पार्ट के हवाले से बात करें, मिड ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट को हम क्या कहते हैं, टेक्टम कहते हैं। फोर ब्रेन के हवाले से बात कर लेते हैं। द फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट रीजन विच कंटेन द इंटायर सेरिब्रम एज वेल एज द सेवरल स्ट्रक्चर नेस्टेड विद इन इट्स। फोर ब्रेन के हवाले से बात करें तो ये लार्जेस्ट रीजन होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारे जो है वो ब्रेन का, और इसमें तकरीबन सेरिब्रम जो है वो पूरा आ रहा होता है और इसके साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हमारे पास इसके साथ अटैच हुए होते हैं या इसके साथ मौजूद होते हैं, इस जगह पर मौजूद होते हैं। इस सेरिब्रम में जो मौजूद होते हैं वो हमारे पास किस चीज़ में आ रही होती है, वो हमारे पास फोर ब्रेन में आ रही होती है। The midbrain is the most forward portion of the brainstem and is associated primarily with motor movement, auditions and visual processing। इसमें हमारे पास मिड ब्रेन के हवाले से दिया है कि ये हमारे पास सबसे फॉरवर्ड पोर्शन होता है ब्रेन स्टेम का, और इस ये हमारे पास किस चीज़ को जो है वो प्राइमरी एसोसिएट कर रही होती है, मोटर मूवमेंट को जो है वो एसोसिएट कर रही होती है, और ऑडिशंस को या विजुअल प्रोसेसिंग जो भी हो रहा होता है वो इसको एसोसिएट कर रही होती है। मिड ब्रेन के हवाले से इसमें दिया गया है। फोर ब्रेन में मिड ब्रेन का काम भी फंक्शन भी इसमें दी हुई है। ये हमारे पास एक डायग्राम सी दी है कि फोर ब्रेन हमारे पास, अगर फोर ब्रेन देखें तो ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, और मिड ब्रेन अगर हम देखें तो ये हिंड ब्रेन और हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान जो मौजूद होता है इसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। और नीचे जो येलो कलर का जो आपको शो हो रहा है ये हमारे पास हिंड ब्रेन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेनिंजेस के हवाले से। द मेनिंजेस आर द 3 कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग डेट्स encircle the spinal cord and brain। मेनिंजेस हमारे पास यूँ समझ लें कि एक
टिश्यूज़ है जो कि एक लेयर कह सकते हैं कि ये हमारे पास 3 कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक लेयर होती है जो इनसर्कल कर रही होती है, जो मतलब इनक्लोज कर रही होती है किस चीज़ को, स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को। द स्पाइनल meninges surround the spinal cord and are continuous with the cranial meninges which encircle the brain. स्पाइनल meninges हमारे पास जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो कवर कर रही होती है और साथ ही साथ ये हमारे पास ब्रेन को भी इंसर्कल कर रही होती है, सिर्फ ब्रेन भी इसमें मौजूद होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द मोस्ट सुपरफिशियल ऑफ द 3 स्पाइनल meninges, द ड्यूरम मैटर इज कंपोज्ड ऑफ डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ड्यूरम मैटर जो हमारे पास होता है मोस्ट सुपरफिशियल होता है और ये किस चीज़ से, कौन से सेल पर मुश्तमिल होता है, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ पर जो है ये मुश्तमिल होता है ड्यूरम मैटर। और ये सबसे मोस्ट जो है ऊपर लेयर होती है या आउटर लेयर भी इसको कह सकते हैं। आउटर लेयर जो हमारे पास होती है ये ड्यूरम मैटर होती है। द मिडल मेनिंग्स सिंगुलर फॉर्म ऑफ मेनिंजेस इज एन एवेस्कुलर कवरिंग कॉल्ड द आर्किनॉइड मैटर। आर्किनॉइड मैटर हमारे पास सिंगुलर मेनिंजेस होती है और इसमें एवेस्कुलर का मतलब है कि इसमें कोई वेसल वगैरह जो है नहीं होती है और ये इसके बावजूद होती है, मतलब कि उसमें एब्सेंट होती है और ये एक ऐसी कवरिंग होती है जिसमें एवास्कुलर होती है, मतलब कि इसमें कोई वेसल वगैरह नहीं होती। इसको हम आर्किनॉइड मैटर कहते हैं। ये हमारे पास सेकंड लेयर होती है। द इनर मोस्ट मेनिंग्स इज द पाया मैटर, आ थिन transparent connective tissue layer that adhere to the surface of the spinal cord and brain. स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जो कवर कर रही होती है इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो पाया मैटर होती है और ये ट्रांसपेरेंट कनेक्टिव टिश्यूज से के लेयर होती है, मतलब कि एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो कि किस चीज़ को कवर कर रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के ऊपर जो लगी होती है। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो हमारे पास पाया मैटर होती है। अगर हम बात करें तो इनर लेयर हमारे पास पाया मैटर आ जाती है और सबसे आउटर लेयर जो हमारे पास आती है वो ड्यूरा मैटर और इन दोनों के बीच में जो होती है वो आर्कानॉइड मैटर होती है। हम इस डायग्राम की मदद से हम समझ जाएंगे मेनिंजेस जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो दिया है ड्यूरा मैटर हमारे पास सबसे आउटर लेयर, ये हमारे पास जो है ये ड्यूरा मैटर है, आर्कानॉइड मैटर इसके बाद है, मतलब ये सेकंड लेयर है और पाया मैटर हमारे ब्रेन को जो है या स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो कवर कर रही होती है। स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो चिपकी हुई होती है या ब्रेन के साथ उसको हम पाया मैटर कहते हैं और सबसे दूर जो होती है या आउटर लेयर होती है वो हमारे पास ड्यूरा मैटर होती है और इन दोनों के बीच में जो होती है वो आर्कानॉइड मैटर होती है। ये स्कल के बोन की एक मतलब यहाँ से एक पीस कट के ऊपर जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन देख लेते हैं कि हमारे पास कितने वेंट्रिकल होते हैं। तो हमारे पास जो है वो 4 वेंट्रिकल होते हैं जिसमें हमारे पास CSF बन रहा होता है, मतलब कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे पास जो है वो बन रहा होता है। किस तरह से बनता है, सबसे पहले हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल जो हमारे पास 2 होते हैं इसमें बन जाता है और इंट्रावेंट्रिक्यूलर फोरामिना के ज़रिए थर्ड वेंट्रिकल में आता है और थर्ड वेंट्रिकल के ज़रिए ये कलर से हाईलाइट भी किया है कि ये जो हमारे पास मौजूद होता है ये लेफ़्ट और राइट जो हमारे पास वेंट्रिकल मौजूद होते हैं और इसके ज़रिए ये इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना के ज़रिए हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल में आता है और थर्ड वेंट्रिकल से और सेरिब्रल एक्वाडक्ट के ज़रिए हमारे पास 4 वेंट्रिकल में आ जाता है और 4 वेंट्रिकल जो भी सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड को मैच्योर कर रही होती है। इसके फंक्शन वगैरह तो इसमें नहीं दिए हैं लेकिन जो भी काम परफॉर्म हो रहा है काफ़ी इन डेप्थ हो जाता है। अगर हम इसको हम कवर करेंगे या पढ़ेंगे काफ़ी इन डीप हो जाएगा और काफ़ी वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो हम इसको ऊपर नहीं जाते, अब उसको वर्बली ऐसे देख लेते हैं और इसके बाद हमारे पास सेंट्रल कनाल तक ये पहुंच जाता है और सेंट्रल कनाल से हमारे पास ये हमारे जो भी इसका फंक्शन होता है ये परफॉर्म कर होता है। अगर हम वेंट्रिकल के हवाले से बात करें तो हमारे पास 4 वेंट्रिकल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल आ जाते हैं, 2 होते हैं, हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल 1 होता है और 4 वेंट्रिकल हमारे पास 1 होता है। इस तरह हमारे पास अगर वेंट्रिकल के हवाले से देखें तो हमारे पास 4 वेंट्रिकल होते हैं। नेक्स्ट हम इसके फंक्शन के हवाले से देख लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ द ब्रेन वेंट्रिकल क्या, हमारे पास जो ब्रेन वेंट्रिकल है इसका फंक्शन क्या है। एसेंशियल टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ये ब्रेन वेंट्रिकल, क्योंकि ये जब तक नर्वस सिस्टम में जो भी काम परफॉर्म होता है वो मतलब कि तकरीबन ज़्यादातर जो है वो इसके ज़रिए से इसके हेल्प से जो है वो मैच्योर हो रहे होते हैं और ब्रेन के हमारे पास जो सेल न्यूरॉन जो भी चीज़ें हो रही होती है वो मैच्योर वगैरह हो रही होती है। प्रोड्यूस एंड स्टोर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच प्रोटेक्ट एंड कोचिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम ट्रॉमा, ये प्रोड्यूस कर रही होती है और स्टोर कर रही होती है किस चीज़ को, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस कर रही होती है और ये प्रोटेक्ट कर रही होती है हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को किस चीज़ से, हम
कि कोई भी ट्रॉमा वगैरह ना हो, किसी भी इंजरी वगैरह, कोई इंजरी वगैरह ना हो, उससे हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को। द फ्लूइड आल्सो रिमूव्स वेस्ट, डिलीवर्स न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेन टेम्परेचर फॉर योर ब्रेन एंड स्पाइन। ये हमारे पास जो भी वेस्ट हमारे पास मौजूद होता है, इसको ये रिमूव करती है और हमारे न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर कर रही होती है, और हमारे टेम्परेचर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो टेम्परेचर भी ये रेगुलेट कर रही होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं तक रख लेते हैं, बाकी वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और आई होप कि आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी। तो नेक्स्ट पार्ट को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।